माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर यूके सिंह साहब से निवेदन है कि माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मंडलायुक्त महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय श्री लालजी त्रिपाठी से निवेदन है कि माननीय श्री विधिक सलाहकार श्री राज्यपाल माननीय उपाध्याय साहब को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर राजीव प्रकाश सिंह जी से निवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय कुलपति महोदय, संगोष्ठी के अग्रेतर संचालन हेतु मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय डॉक्टर वी.के. पांडे साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर डी.डी. चुबे जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अतिथियों के स्वागत भाषण देने के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आयोजित इस संविधान दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हाई कोर्ट इलाहाबाद में न्यायमूर्ति श्री टंडन जी, विशिष्ट अतिथि वाराणसी कमिश्नरी के आयुक्त मंडलायुक्त श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय कुलाधिपति के सलाहकार विधिक सलाहकार श्री यशस उपाध्याय जी, कुलपति जी अध्यक्षता कर रहे इस समारोह के हमारे समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण, छात्रों एवं अन्य उपस्थित बंधु, आप सभी का इस समारोह में स्वागत है। मैं संक्षेप में अतिथियों का परिचय कराऊंगा। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है, अच्छा एक स्टेप है कि हमारे सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जो शिक्षण संस्थाओं उच्च शिक्षण संस्थाओं को नियंत्रण करती है यूजीसी, उसने इस वर्ष से संविधान पर अवेयरनेस के लिए इस दिवस का संविधान दिवस का 26 नवंबर को आयोजन करने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में हम सभी को निर्देश मिले। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी हैं। न्यायमूर्ति श्री टंडन जी का जन्म 30 दिसंबर 1955 को हुआ। अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1977 में विज्ञान में स्नातक एवं 1980 में विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 अगस्त 1980 से आपने अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया। आप 7 जनवरी 2004 से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्यायमूर्ति के पद पर विराजमान। विशिष्ट अतिथि श्री एस.एस. उपाध्याय, माननीय कुलाधिपति के विधिक सलाहकार, न्यायिक उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य एवं न्यायाधीश। आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीश रहे हैं। आपकी सेवाएं अतिथि वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण देने में भी ली जाती रही। आप पिछले 4 वर्ष से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधिक परामर्शदाता के पद पर राजभवन लखनऊ में नियुक्त हैं। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी का परिचय देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोकर्ण जी यहाँ 5 महीने के लगभग कुलपति का कार्य का निर्वहन कर चुके हैं। हम लोग इनके कार्यकाल को बहुत मिस करते हैं। जिस प्रशासनिक दक्षता से इन्होंने कुलपति के कार्य का संपादन किया, फिर भी औपचारिकता को पूरी करते हुए मैं बताता हूं कि आपका जन्म 11 दिसंबर 1964 को हुआ। अर्थशास्त्र में स्नातक एवं IIM बेंगलोर से पब्लिक पॉलिसी में परास्नातक
करने के उपरांत 1990 में आपका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 12वें कुलपति के रूप में 22 जून 2007 से 22 नवंबर 2007 तक आपने सेवा दी। संप्रति आप वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आप सभी का हृदय से एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशेष अतिथि महोदय एवं कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ कि संविधान दिवस निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने की कृपा करें। प्रीति मिश्रा प्रथम स्थान, राहुल सोनी द्वितीय स्थान, पूजा कुमारी तृतीय स्थान। प्रीति मिश्रा। राहुल सोनी, राहुल सोनी। पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। सांत्वना पुरस्कार यशस्वी कपूर, साफिया आयशा, सुमन गुप्ता, कुलदीप कुमार यादव। यशस्वी MBA फाइनेंस एंड कंट्रोल, साफिया MSc बायोटेक्नोलॉजी, सुमन MBA HRD और कुलदीप MSc बायोटेक्नोलॉजी। यशस्वी कपूर। साफिया आयशा। मैं विशिष्ट अतिथि श्री SS उपाध्याय जी से सादर अनुरोध करता हूँ कि संविधान दिवस उद्बोधन देने की कृपा करें। संविधान दिवस समारोह 2015 के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी, वाराणसी मंडल वाराणसी के आए श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, जो आज के इस अवसर पर
विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य विद्यमान हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री PR अग्रवाल जी, मंचस्थ महानुभाव, सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, देवियों तथा सज्जनों, अभी 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, सारे देश में मनाया गया। शिक्षण संस्थाओं और दूसरी जगहों पर भी हर स्तर पर बड़े उत्साह से बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें भाग लिया। संविधान, इसकी खूबियों, इसकी उपलब्धियों आदि को लेकर बृहद परिचर्चा हुई, जिससे लोगों को यह पता चला कि वास्तव में हमारा संविधान क्या है, कैसा है, किस उद्देश्य के लिए हम भारतवासियों को इसे समर्पित किया गया है और इतने वर्षों में इसकी उपलब्धियां क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं संविधान के समक्ष, और उनसे पार पाने के उपाय क्या हैं। तो एक स्वस्थ चिंतन, मनन, परिचर्चा हुई। उसी कड़ी में आज आपका यह विश्वविद्यालय भी इस दिवस को मना रहा है। संविधान दिवस मनाए जाने के इस अवसर पर हम आप सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। जो इस संविधान दिवस के साथ माननीय कुलपति जी ने जो परिचर्चा के लिए वास्तविक उप विषय रखा है, वो जो दिख रहा है, भारतीय संविधान, लोकतंत्र एवं सफलता। आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने जो आज का वर्तमान संविधान है, इसके ड्राफ्ट को अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था। यद्यपि इसे लागू किया गया अगले वर्ष 26 जनवरी 1950। इतनी मशहूर तिथि है कि प्राइमरी के बच्चे भी इसको जानते हैं। तो इस विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तो बड़े जागरूक हैं। यहाँ से जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है वो तो बड़े ठीक ठाक विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय है, वो अवश्य जानते होंगे। तो देखिए, अपने देश में जो सिस्टम है गवर्नेंस का, शासन प्रणाली जो है, वो संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पूरे विश्व में हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में विख्यात है। वी आर गवर्न्ड बाय ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी which is widely accepted, acknowledged and known across the world as liberal democracy। ये क्यों लिबरल डेमोक्रेसी हमारी कहलाती है? ये समावेशी है, इंक्लूसिव है, किसी चीज को एक्सक्लूड करके नहीं चलती। अदरवाइज, अन्यथा जितनी विविधताओं का ये देश है, बोली को लेकर के, भाषा को लेकर के, पंथ, मजहब, तमाम तरह की बातों को लेकर के उसको एक साथ समावेशित करने की, अपने में इंक्लूड करके सबको लेके चलने की क्षमता जिस अद्भुत दस्तावेज में है, वह हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। माननीय कुलपति जी ने संविधान और लोकतंत्र की अब तक की सफलता क्या है, इस पर विशेष रूप से फोकस किया हुआ है, इस पे पर चर्चा हो। तो अगर यह कहा जाए कि इस भारतीय संविधान ने इतनी विविधताओं वाले देश को इतने वर्षों से 1950 से लेकर के अब तक अगर एक सूत्र में पिरोए रखा है, इसकी एकता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो कहलाता है, अक्षुण्ण है, इंटैक्ट है, तो इसका क्रेडिट किसी व्यक्ति विशेष को, शासक विशेष को देने से पहले इस भारतीय संविधान को देना होगा।
ये अपनी खूबियों के कारण जो संस्थाएं निर्मित किया, खड़ी किया इस संविधान ने, उस संविधान में इतनी शक्ति थी, उन संस्थाओं में इतनी शक्ति दिया इस संविधान ने कि तमाम विप्लव आए बीच में, तमाम चुनौतियां खड़ी हुई राष्ट्र और संविधान के भी समक्ष, लेकिन यह हमारा लचीला संविधान समस्त चुनौतियों, समस्त समस्याओं का तार्किक, व्यवहारिक और स्वीकार्य समाधान प्रस्तुत करता रहा, जिसका सुखद परिणाम हुआ कि देश एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में और एक बृहत्तर प्रशासनिक इकाई के रूप में एक यूनिट है और इसमें कहीं से कोई बिखराव या अनेकत्व नहीं है। संविधान की संभवतः सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी देन हम भारतवासियों को यह है। आप जानते हैं डेमोक्रेसी का प्रादुर्भाव, इसकी ओरिजिन ही जनमानस है, नाम मासेज। अगर इस शब्द को ही विश्लेषित करें तो डेमोस प्लस क्रेसी, डेमोस मीन्स पीपुल, क्रेसी मीन्स पावर, पावर ऑफ पीपुल। संविधान कहां से आता है? अगर प्रस्तावना ही देखें तो वी द पीपुल, हम ही लोगों ने अपने लिए बनाया है और अपने को समर्पित किया हुआ है। तो संविधान का जन्म, संविधान की उत्पत्ति भारतवासियों से होती है, यहाँ के निवासियों और नागरिकों से होती है और यही सर्वोच्च है। सभी को ज्ञात है कि संविधान के अंतर्गत शासन प्रणाली की 3 प्रमुख संस्थाएं निर्मित की गई हैं, खड़ी की गई हैं, सृजित की गई हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। चूंकि विषय ही ऐसा कुलपति जी ने रखा हुआ है, संविधान और लोकतंत्र की सफलता, तो यह जो डिमार्केशन ऑफ पावर है अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अगर देखिए तो विधायिका और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कौन लोग होते हैं? जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, वही एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वही मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं विधायिका के अंदर। तो ये किसकी बिल है जो प्रिवेल करती है विधायिकाओं में, लेजिस्लेचर में? क्या लोग बदल जाते हैं क्या? कि पीपल enjoying majority support, they do constitute the executive. The same very people do also constitute majority in the legislatures. So it is the will of the people enjoying majority in the executive that dominates the legislatures. Although opposition is there in every legislature, but it is the will, it is the scheme, aspiration of the ruling party enjoying majority in the executive that prevails over the minority opposition. तो डिसीजंस फिर कैसे होते हैं? अगर थोड़ा क्रिटिकल अप्रेजल करिए संविधान का, तो आप किसी भी लेजिस्लेशन को, पीस ऑफ लेजिस्लेशन को देखिए सिंस जनवरी 26, 1950, कि चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर हो, चाहे स्टेट्स में बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है या जिन राज्यों में एक ही हाउस है, उन सब में जो सरकारें होती हैं यानी एग्जीक्यूटिव होती है, उसी की बिल प्रिवेल करती है। माने सरकार जो कानून चाहती है वो विधायिकाओं से बनवा लेती है। तो अगर देखिए तो थ्योरेटिकली तो डिमार्केशन है संविधान के अंतर्गत, देयर वुड बी 3 ऑर्गन्स, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो on one platform judiciary is there and on the other platform legislature and executive together constitute one block। और फिर होता क्या है कि अगर इन प्रैक्टिस देखिए तो डिमार्केशन ऑफ पावर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर में बढ़ जाती है।
व्यवहारिक स्तर पर ये होता आया है। तो अब इसका चूंकि वर्ल्ड ओवर यही होता है, पूरी दुनिया की सफल डेमोक्रेसीज में यही हो रहा है, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इट रिक्वायर्स रिव्यू इन इंडिया। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये 3 स्तंभों में जो विभाजन है सत्य का, वो वर्चुअली सिमटता हुआ दिखता है केवल 2 ब्लॉक्स में, जुडिशरी ऑन वन साइड और दूसरी साइड में लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव। लेकिन फिर भी इन तीनों संस्थाओं के साथ बहुत हार्मनी में, सौहार्द में हमारी डेमोक्रेसी काम करती आई है। कभी थोड़े से अंतराल में जब इमरजेंसी वगैरह को लेकर के एक चुनौती खड़ी हुई है, तब भी उसका समाधान इसी संविधान से निकला है, इसी संविधान की संस्थाओं से निकला है। विधायिका ने निकाला है, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है, तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा देश में कायम हुई। और इतने वर्षों में अब तो ये कहा जाने लगा है कि हमारे देश का लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र हो चुका है, और सारे संसार में यहाँ के लोकतंत्र की इसी बात के लिए सराहना भी है, मान्यता भी इसी बात की है। लोग उदाहरण देते हैं सारे विश्व में कि भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, लेकिन लार्जेस्ट तो हम ही लोग हैं। तो इतनी खूबियां हैं संसार से, इतनी मान्यता और सराहना है भारतीय लोकतंत्र की, तो थोड़े मोड़े अगर एब्रेजन्स बीच में आते रहे हैं तो उसको हम समझते हैं कि वो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि जिससे भारतीय लोकतंत्र में कहा जाए कि कोई कमी रही। संविधान वास्तव में है क्या? Why a constitution is needed at all? आप सभी जानते हैं कि कोई सभ्य समाज तभी सरवाइव कर सकता है, प्रगति कर सकता है, जब वो अपने संचालन के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, मान्यताएं और धारणाएं कायम किया हो। तो विद्वान जो कहते आए हैं कि भाई संविधान क्या है? रूल ऑफ लॉ, सेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में कहा जाए कि शासन किसका है, तो अमुक दल का, इस दल का, उस दल का नहीं, ये संविधान का शासन है, जिसके तहत थोड़े समय के लिए यह दल वह दल सत्ता में आता है, लेकिन मूलतः वो कार्य किसके निर्देश पर करता है, किसके अधीन और किसके नियंत्रण में? संविधान के अंदर। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलोन which is supreme in our parliamentary democracy. All the organs of the constitution do function under the constitution. जैसे विद्यार्थी यहाँ होंगे, वित्त के विद्यार्थी भी बैठे हों, तो सुप्रीम कोर्ट अभी कहीं से पूछा जाए कि सर्वोच्च कौन है हमारी शासन प्रणाली में? सर्वोच्च न्यायालय को हो सकता है कुछ विद्यार्थी कहते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय भी किसके अधीन कार्य करता है? संविधान के अंदर। तो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? संविधान में है। संविधान से ही सारी शक्तियां संविधान की संस्थाएं देती हैं, और स्वयं संविधान अपनी शक्तियां कहां से लेता है? फ्रॉम वी द पीपल, जो प्रिएम्बल में लिखी हुई है। इतनी खूबियों के साथ जिन हमारे विद्वानों ने, अनुभव संपन्न जिन्होंने दुनिया का संविधान पढ़ा, सारी प्रणालियों का अध्ययन किया, वर्षों लगे संविधान सभा को यह अनोखा अद्भुत संविधान बनाकर हम भारतवासियों को देने में, और समय के साथ इस संविधान ने अपनी उपयोगिता, सार्थकता सिद्ध भी करी है। तो ऐसे संविधान के तहत नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हुए, और साथ ही साथ संविधान में जो उनसे अपेक्षाएं की, उसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा करें कि संविधान की खूबियों का बखान करते हुए और इसमें जितने अधिकार दिए गए, सभी को पता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवोटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो संयुक्त राष्ट्र संघ, आज का जो यूनाइटेड नेशंस है, दिसंबर 10, 1948 को एक चार्टर अडॉप्ट किया था, व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
उसमें 30 आर्टिकल्स हैं वित्त के विद्यार्थी जानते होंगे, शिक्षक बहुत लोग जानते हैं। तो 30 प्रकार के अधिकारों को ह्यूमन राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और दुनिया के कुल 193 देशों ने उसको मान्यता दी। उस दस्तावेज पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर हस्ताक्षर किए। वही जो 30 मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जब हमारे संविधान में आते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हीं को यहाँ कहा जाता है मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो चाहे उसको आप मानवाधिकार कहें, चाहे उसको मौलिक अधिकार कहें, है वही। प्रश्न उठेगा कि जब ये संविधान नहीं था, यूनाइटेड नेशंस का वो रेजोल्यूशन नहीं था दिसंबर 10, 1948 का, तब कहां से हमको ये सब अधिकार मिलते थे? क्या ये अधिकार थे ही नहीं क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश रूल में था यहाँ, उससे तमाम संस्थाएं सृजित हुई थी। देश की शासन व्यवस्था उससे बहुत हद तक संचालित होती थी। और उसके भी पीछे जाए, 1935 के पीछे जाए तो क्या स्थिति होगी? 2, 4, 500, 1000 साल पीछे चले जाए तो क्या स्थिति होगी? क्या यहाँ सभ्य समाज नहीं था? क्या यहाँ विधि नहीं थी? क्या यहाँ शासन प्रणाली नहीं थी? व्यवस्था नहीं थी? अरे बिना व्यवस्था के तो कोई समाज चल ही नहीं सकता। लोग खाए जिएंगे, एक दूसरे को जीना मुहाल हो जाए। तो ऐसा कभी भी इस भूभाग पर नहीं रहा। आप बहुत पीछे जाए, हजारों वर्षों वैदिक काल से और आगे इधर आम उत्तर वैदिक काल होते हुए, तो ये एक चीज जो आपको देखने को मिलेगा कि जब इस तरीके से व्यवस्थित एक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में संविधान नहीं था, तो समाज ने जो अपने लिए आचरण नियमावली बनाई थी सहस्त्रों वर्षों में, उसी को उन्होंने विभिन्न स्मृतियों के रूप में, मेमोइर्स के रूप में कलेक्ट कर लिया था, कंपाइल कर लिया था, जिनको हम स्मृतियां कहते हैं। तो वो स्मृतियां समाज का मार्गदर्शन करती रही। वह आचरण से, परंपरा से आया हुआ जो आचरण नियमावली थी, कोड ऑफ कंडक्ट थी, या आज के शब्दों में कहें तो जो संविधान की नियमावली थी, रूल ऑफ लॉ का जो कोड था, उसने समाज का मार्गदर्शन किया था। और उस समय इस रूल ऑफ लॉ का नाम था धर्म, जिसे हम धर्म के रूप में जानते हैं, जिसको आज के विद्यार्थी धर्म न रखें कि वो धर्म रिचुअल्स के रूप में है, कर्मकांड के रूप में, या कोई मजहबी क्रियाकलाप के रूप में था। इस देश में धर्म हमेशा मॉरल ऑब्लिगेशंस, ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज, जो करनी कर्तव्य हैं, जिसको समाज, देश, दुनिया बुरा न कहे, जिसको एक्सेप्ट करे, मान्यता दे, रिकॉग्निशन दे, उस आचरण को, उस क्रियाकलाप को यहाँ धर्म कहा गया। और कैसे परिभाषित हुआ या रूल ऑफ लॉ? पहले के समय में मैं उद्धृत करूं अत्रि स्मृति, बहुत सारी स्मृतियों में याज्ञवल्क्य है, बृहस्पति है, तमाम सारी स्मृतियां जो है मनुस्मृति है, उसमें एक अत्रि स्मृति हुई। उसमें रूल ऑफ लॉ का, विधि के शासन का, यानी संविधान का कितना सुंदर चित्रण हुआ। और कम से कम तो 2600 साल हो गया है अत्रि स्मृति, जैसा इतिहासकार बताते हैं, उसको तैयार किए हुए। तो उसमें वो कहते हैं कि धर्मो शास्त्र प्रजा सर्वे धर्मेवाभिरक्षत सप्ते सर्वे सुप्ते सुजागर्ति धर्मम दन्नम विदुर्बुधा। माने क्या हुआ कि धर्मो शास्त्र प्रजा सर्वा, यह धर्म ही है जो सभी प्रजाओं पर शासन करता है। धर्म को मैं फिर से आपका स्मरण कराऊं, धर्म को लेकर के आज का एक टीका वाला धर्म नहीं, ये अनुष्ठान है, क्रिया है, उपासना है, यह भी महत्व की है। लेकिन वह धर्म शब्द जो वहां प्रयुक्त हुआ है, मैं फिर से आपको स्मरण कराऊं, धर्म माने रूल ऑफ लॉ, विधि, संविधान। यह संविधान अथवा विधि है जो प्रजाओं पर शासन करता है। इट इज द रूल ऑफ लॉ दैट गवर्न्स ऑल द सब्जेक्ट्स। धर्मेवाभिरक्षत, यह रूल ऑफ लॉ ही है जो सबको प्रोटेक्ट करता है। इट इज द रूल ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स ऑल, एवरीवन। सर्वे सुप्ते सुजागर, जब सभी सो जाते हैं तब यह रूल ऑफ लॉ ही जागता रहता है। अन्यथा जब
अदालतें बंद हो जाएं 5 बजे शाम के बाद, पुलिस सो जाए थाने में, चौकी में, कोई कानून लागू करने वाली एजेंसी का जो अधिकारी है, कर्मी है, वो ना जागता हो, तो ये कहा गया है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ऐसा नहीं, व्हेन एवरीबॉडी इज asleep, इट इज धर्मा रूल ऑफ लॉ दैट अवेक्स, ये जागता रहता है। और उस समय भी अगर कोई विधि के शासन की अवहेलना करेगा, आक्रमण करेगा, कानून तोड़ेगा, तो दिन के उजाले में दंडित होगा। इसीलिए विद्वानों के मत में यही धर्म ही रूल ऑफ लॉ है, विधि है। तो अगर हम ये कहें कि आज ये वेस्टर्न थॉट के कारण इंग्लैंड से या कहीं और से, कनाडा से, जहाँ से भी हमने थोड़े थोड़े अच्छे पीसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बारो किए हैं अपने संविधान में, ऐसा नहीं है। इसकी मूल उत्पत्ति, अल्टीमेट ओरिजिन लाइज इन आवर ओल्ड स्क्रिप्चर्स। तो संविधान अपनी शक्ति उस भारतीय संस्कृति से, उन विचारों से लेती है जो शायद दुनिया में यहाँ से गई। ये बात अलग है कि कुछ ड्यू टू सर्टेन गिफ्ट ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग द इंटररेग्नम पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमको ही अपने विचारों को बाद में बाहर से लेना पड़ा। लेकिन अगर उसका शोध करिए तो सारे ये मौलिक विचार इसी भारत भूमि के मनीषियों द्वारा कभी आविष्कृत हुए, परिष्कृत हुए, संग्रहित हुए, जिससे दुनिया परिचित हुई। इसी क्रम में मैं मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत करूं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्मानुमान। इस भारत भूमि में पैदा हुए अग्रजन्मा विद्वान लोग पहले आचार से, विचार से, शिक्षा से, शिक्षण से, प्रशिक्षण से अपने को संस्कारवान और ज्ञानवान बनाए, और फिर यहीं बैठ नहीं गए, सारी दुनिया में फैल गए, संपूर्ण भूमंडल के मानवों को एजुकेट करने के लिए, संस्कारित, ज्ञानवान, सुखी, संपन्न करने के लिए। ये जो ज्ञान संपदा यहाँ से सारे संसार में गई है, ये इतिहास और समय की विडंबना थी कि उसी को हमें फिर से वहाँ से लेना पड़ा, यद्यपि वो मूल हमारा ही था। तो ये खूबी रही हमारी इस सांस्कृतिक परंपरा की, जो इस राष्ट्र के रग रग में रची बसी हुई है। आज तमाम नकारात्मक चीज़ों पर तमाम चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। अरे इस देश की तो संस्कृति ही इतनी महान है कि इसमें नकारात्मक तत्व के लिए शायद कोई स्थान ही नहीं। ये जोड़ने वाली, सृजन करने वाली, स्नेह और प्यार करने वाली, उदार करने वाली संस्कृति है। ये बड़ी, जितना उस पर कहा जाए, आज के विषय पर हम थोड़ा सा और लौटाएं कि भाई देखिए, पहले था, आज का हमारा जो संविधान है, हम चर्चा कर रहे थे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें अधिकारों की बात, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सारे आप लोग जानते हैं, तमाम अधिकार जो हैं हमारे मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, वो उस पर बड़ा ट्रस्ट है, बड़ा जोर है। हर कोई अपने अधिकारों की शिकायत करता घूमता है। जरा आप पीछे जाइए इतिहास में, इस देश के कर्तव्य पर सारा जोर था। हमारा जो परंपरागत सांस्कृतिक समाज था इस देश का, वो अधिकारों के लिए कभी मांग नहीं करता था, कर्तव्य पूरा करने के लिए अपना जोर लगाए रहता था। हम इस क्रम में अगर भगवान राम का उदाहरण दें, त्रेता युग में, तो राज्य के सत्ता के प्रथम अधिकारी थे। एक कैकेयी को छोड़ करके शायद उस युग में प्रजा सहित पूरे राजतंत्र में कोई ये नहीं कह रहा था कि नहीं, राम सत्तासीन ना हो, राजा ना बने। यहां तक कि राम जब जाने लगते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं श्रृंगेरपुर तक, तब पीछे पीछे जिसको राज सत्ता सौंपी गई थी जबरी, वो भी जब खबर पाते हैं तो भरत जी पीछे जाते हैं। पूरी प्रजा अयोध्या की जाती है, उन कितना परसुएशन करती है, कितना उनको प्रेशराइज करती है कि आप लौटिए, आप ही अधिकारी हैं, यू आर अलोन एंटाइटल्ड टू द किंगशिप, नॉट दिस भरत, नॉट एनीबॉडी एल्स। नहीं एक्सेप्ट करते हो।
ये परंपरा क्या थी इस देश में कि कर्तव्य का हम पालन करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज वह फोरमोस्ट थी, ना कि अधिकारों का चिंतन या अधिकारों के लिए दबाव बनाना, आग्रह बनाना। अब उल्टा हो गया है। आर्टिकल 51A सभी परिचित होंगे, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, यह बोध दिलाने के लिए कि हम नागरिकों के कुछ मूलभूत कर्तव्य भी हैं। स्मरण आया होगा कि हमारी संस्कृति में तो वो कर्तव्य प्रधान संस्कृति थी, कहां से हम अधिकार प्रधान संस्कृति वाले हो गए। लेकिन आज के जमाने में तो हर कोई अधिकार के ही पीछे पिल पड़ा है, चाहे अधिकार हो और चाहे न हो। दूसरे का अधिकार छीनने से भी अधिकार संपन्न होना पड़ता हो तो लोग कोई कोताही करने को नहीं तैयार है। तो कहीं न कहीं ये जो कल्चरल इरोजन हुआ है, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, उसके इरोजन के साथ या हमारी संवैधानिक मान्यताएं भी थोड़ी सी कमजोर हुई। इतनी लंबी यात्रा में 67-60 ईयर्स की इस यात्रा में संविधान के ये चिंतन का विषय होना चाहिए कि अधिकारों की चर्चा करने वाले अनुच्छेद 51 का स्मरण जरूर करें और अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, मान्यता से उसको जरा जोड़ के देखें कि अधिकारों के पीछे भागने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध करें तो अच्छा होगा। संविधान की उपलब्धियां जब गिनावें तो यह आत्मनिरीक्षण का विषय होगा कि हम अपने कर्तव्यों का कहां तक निर्वाह कर पाए, और नहीं अगर कहीं कमी है उसमें तो हमें सोचना चाहिए कि भाई कर्तव्य के निर्वाह के बिना न हम संविधान को सशक्त कर सकते हैं, न संविधान की मूल भावना को यहाँ लागू कर सकते हैं, न संविधान द्वारा स्वीकृत जो शासन प्रणाली है उसको बलवती कर पाएंगे। हम यहाँ एथेंस का उदाहरण दें, अधिकार और कर्तव्य के बीच द्वंद्व हुआ। एथेंस एक बहुत इतिहास का प्रबल राज्य हुआ है, बड़ा स्वतंत्र था, बड़ा वो समृद्ध था आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, शिक्षा से, हर प्रकार से, लेकिन उसके नागरिक धीरे धीरे आलसी और विलासी हो गए। नतीजा ये हुआ कि पड़ोसी प्रतिद्वंदी राष्ट्रों ने उसको कब्जा कर लिया। तो बिहाइंड द फॉल ऑफ एथेंस कारण क्या था? वो जो हिस्टोरियन एंड पोएट लॉर्ड बेकन हुए हैं, मैं उनकी 2-3 लाइनें कोट करूं कि when the Athenians finally decided not to give to the state but the state to give to them the freedom they most wished for was freedom from responsibility, then the Athenians ceased to be free and never became free again. तात्पर्य हुआ कि एथेंस वासी एक समय उनके इतिहास में ऐसा आया कि सारी समृद्धियों के बाद, उन्नति के बाद भी वो आलसी हो गए और केवल अधिकारों के आग्रही हो गए, कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गए। यहाँ तक कि राज्य को समृद्ध करने के लिए कर वगैरह देना बंद कर दिए, जिससे इतना रेवेन्यू डेफिसिट हुआ कि राज्य अपनी संचालन व्यवस्था बनाए रखने में भी विफल हो गया। और एक ही आजादी वो चाहते थे अपने राज्य से, राष्ट्र से, कि हमारे पे जिम्मेदारी न डालो, दायित्व न डालो, ड्यूटीज की हमसे बात न करो, राइट्स की बात करो। तो राज्य शिथिल होते होते, कमजोर होते होते एक दिन आया कि वो राष्ट्र गुलाम हो गया और फिर इतिहास में कभी उठ के खड़ा नहीं हो सका। तो हम नागरिकों का यह कर्तव्य है कि जब अधिकारों की बात करें तो कर्तव्य को साथ साथ उसी के समानांतर रख के चलें। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरागत विशिष्टता रही है, जिसको हम भूले हुए हैं। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर हम मुझ सहित आप सबको स्मरण कराना उचित पाता हूँ। थोड़ी सी चर्चा 1-2 बातों की ओर कर दें कि देखिए, हमारे संविधान की कुछ बेसिक फीचर्स, स्पेशल फीचर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर के अभी एक द्वंद्व हुआ। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, पार्लियामेंट ने बनाया, चैलेंज हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, अल्टा वायरस डिक्लेयर कर दिया और पैस कर दिया।
जो आर्गूमेंट्स हुए फॉर एंड अगेंस्ट वो बड़े मजेदार, और अभी भी आर्गूमेंट हो रहे हैं पब्लिक डोमेन में। अभी पार्लियामेंट में 2-3 दिन पहले बड़े दिस वे दैट वे आर्गूमेंट्स उस पर हुए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया कि उस संविधान संशोधन को, एक तो यह कहूँ कि 100 संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसका हम जिक्र भी करते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। ये 100वां संविधान संशोधन क्या था, 98वां और 99वां क्या है, वो इसी दोनों से जुड़ा हुआ है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और उसका जो इनेबलिंग वो था बिल था। ये क्यों ऐसा हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस NJAC को खत्म किया अपने वर्डिक्ट से, तो उन्होंने पब्लिक से, फ्रॉम द मासेस पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के व्यूज सॉलिसिट किए। The Honorable Supreme Court, for the first time in its history, elicited the views from the masses of this country. Please, masses, counsel us, suggest us, tell us what reforms are needed in the restored collegium system. 3-4 हजार अखबारों मीडिया में जैसा आया, कई हजार लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तरह तरह के व्यूज दिया जनता के लोगों ने इस देश के। ऐसा पहले नहीं होता कि जुडिशरी कोई डिसीजन लेने से पहले लोगों के व्यूज जानना चाहिए। मासेस की 125-30 करोड़ लोगों के जो व्यूज हैं उनको जानना चाहिए। दैट वाज ए न्यू एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेटिव ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी दैट दे सॉलिसिटेड द व्यूज ऑफ द ऑर्डिनरी मासेस। गए भी सुझाव, गए भी। तो ये क्या है? इट इंडिकेट्स दैट द जुडिशरी इटसेल्फ वांट्स टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री। हम आइसोलेशन क्यों कोई डिसीजन लेंगे? लेट अस कम अक्रॉस व्हाट द पीपल ऑफ दिस कंट्री थिंक एंड अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई एंड व्हाट शेप शुड बी गिवन टू द जजेस अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म इन द हायर जुडिशरी। ये बात अलग है कि पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इट्स पॉपुलर वॉइस। द विल एंड वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री वाज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ NJAC बिल दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट बोथ हाउसेज एंड दैट टू विद कंप्लीट यूनानिमिटी। लेकिन ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को एक संविधान में ये शक्ति प्राप्त है कि चाहे कंप्लीट यूनानिमिटी से कोई बिल पास हो, चाहे सिंपल मेजॉरिटी से पास हो, उसकी संवैधानिकता की पड़ताल करने की शक्ति न्यायपालिका में ही नहीं था। यह काम संविधान निर्माताओं ने विधायिका और कार्यपालिका को नहीं दिया है। तो बीइंग गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म्ड इट्स रोल एंड फाउंड दैट द 2 acts enacted by the parliament were ultra vires. They were struck down and declared ultra vires. वैसे तो ये अभी भी उस पर डिबेट चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार अगर पीपुल ऑफ इंडिया की वॉइस, उनकी बिल एक्सप्रेस हो गई थी पार्लियामेंट के थ्रू, जैसा कि पॉपुलर परसेप्शन है कि हु रिप्रेजेंट्स द वॉइस, द बिल ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। 130 करोड़ लोगों के कौन है प्रतिनिधि? सभी 130 करोड़ लोग दिल्ली में जाकर तो नहीं बोल सकते, वहां जगह भी नहीं बचेगी। इट इज दीज इलेक्टेड पीपुल बाय वी पीपुल हु sit in the parliament as its member, they express our opinion, our bill. लेकिन अगर वो बिल भी संविधान के विपरीत है तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है, वो करती है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग था, हमारी संवैधानिक व्यवस्था कितनी सबल है, किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करती है। ये रोचक जो 4 महीने के अंदर ये सब दिखा है, तो वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग है किसी भी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की स्टूडेंट के लिए। इसको आप लोग अगर एंजॉय करें पढ़ के, अखबारों तक में तो रिपोर्ट होता है और साधनों पर न जाए तो अखबारों में तो तमाम आता रहता है, पढ़ें तो। एक चीज है कि भाई संविधान कितना सफल हुआ, लोकतंत्र कितना सफल हुआ? सफल ही सफल है। संविधान की कितनी अनगिनत उपलब्धियां हैं सफलता की, गिनाना शायद मुश्किल है। लेकिन जब बात करप्शन की आती है, भ्रष्टाचार की आती है देश में, तो मन दुखी होता है। ये विफलता उतनी संविधान की नहीं है जितनी कि संविधान लागू करने वाली संस्थाओं और उनके भी अधीन काम करने वाली, खास करके जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं स्टेट की, आर्टिकल में जो
इंटरप्रेटेड है, उसकी जो एजेंसीज हैं उनकी जो विफलता है, उसके कारण ये जो भयावह स्थिति राष्ट्र में पैदा हुई है कि लोगों का संस्थाओं पर से विश्वास गिरना, व्यवस्था से विश्वास उठना, या शीघ्रता से नियत समय के अंदर उनको न्याय न मिलना, ये सब वास्तव में चुनौती है जिससे अभी संविधान को पार पाना बाकी है। लोकतंत्र को भी इसका अभी समाधान ढूंढ पाना शायद आवश्यक होगा। और जैसा हम लोग हैं, जैसा हमारा सांस्कृतिक विरासत है, जैसा हम लोकतंत्र हैं, सबल हैं, और संविधान में जितनी विपुल शक्ति है, पेसिमिस्टिक होने का कोई कारण नहीं। आज में इस समय चाहे जो लगे, लेकिन यह दौर जो करप्शन को लेकर चल रहा है, यही राष्ट्र इसका समाधान करेगा समय के साथ। कब आएगा वो दिन, जितना जल्दी आओ बड़ा सुखद होगा। लेकिन एक चुनौती है, माननीय कुलपति जी को मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा कि उन्होंने सफलता की बात लिखी है, तो हमें नहीं कहेंगे कि नहीं करप्शन को लेकर के संविधान और लोकतंत्र विफल है, ऐसा कदापि नहीं। हाँ, पूरी जितनी अपेक्षा है देश की व्यवस्था की, वो शायद अभी पूरी नहीं हुई है और आने वाले समय में हो पाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एक चीज और कहें कि देखिए, व्यवहारिक स्तर पर आइए कि हम सब सामान्य नागरिक हैं। जो हमारी प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें किस तरीके का सलूक हमारे साथ होता है। हमें स्टेट के एक ऑर्गन का यहाँ नाम लें, एक एजेंसी का नाम लें, पुलिस। कितनी आवश्यक है पुलिस। अगर पुलिस ना होगी तो संविधान सहित जो उसके नीचे की विधियां हैं, सबऑर्डिनेट लॉज हैं, उनको भी लागू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं व्यवस्था के, उनसे जो डिस्ट्रस्ट है लोगों को, या उनसे जो परेशान, कुछ तो लोगों को गलत फहमी के कारण डिस्ट्रस्ट है अपनी व्यवस्था पर, अपनी संस्थाओं पर, अपने एजेंसीज पर, और कुछ हद तक शायद जेन्युइन भी है, वास्तविक भी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, कस्टोडियल टार्चर्स, ये संविधान बनने के बाद के दौर में उतना ज्यादा नहीं प्रचलित था। उसके 2-3-4 दशक बाद ये बीमारी ज्यादा फैली, और अनगिनत उदाहरण ऐसे हुए जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 का, जो डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस जो मौलिक अधिकार है जीवन का, स्वतंत्रता का, यह कितना मूल्यवान है कि इसके बिना और किसी मानवाधिकार की या मौलिक अधिकार का चिंतन करना, उनकी कल्पना करना व्यर्थ होगी। और विद इम्प्यूनिटी कैसे कभी कभी सुनने में आता है कि उन्होंने इनकाउंटर में मार दिया, या कस्टोडियल टार्चरिंग हुई, ये हुई, वो हुई। ये इस पर कितना स्ट्रांगली जुडिशरी रिएक्ट करती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नए पुराने जजमेंट्स को इस पर देखना शुरू करें, तो कई दशक पीछे से सुप्रीम कोर्ट कितनी सख्त है इस पर। तमाम सारी गाइडलाइन उन्होंने दिया, और अभी तो देखिए तो 2006 और 2009 में जो अमेंडमेंट्स हुए सीआरपीसी वगैरह में, उसमें 176 का भी जोड़ा गया। लोकल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस पर ड्यूटी डाली गई कि भाई अगर तुम्हारे लोकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर होता है, कस्टोडियल टार्चर होता है, ऐसा अगर मीडिया से भी जानकारी मिलती है तो यू टेक कॉग्निजेंस, प्रोसीड, कलेक्ट एविडेंस, होल्ड द पर्सन गिल्टी एंड रिकमेंड प्रोसिक्यूशन। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। जनमानस में शायद जागरूकता का अभाव है, इसलिए कई बार लोग खुद भी टार्चर होने के बाद चुप हो जाते हैं। तो जो विधि के विद्यार्थी हैं, विधि के शिक्षक हैं, या जो ऐसे ही रुचि बस आउट ऑफ इंटरेस्ट जो संविधान और कानून पढ़ते रहते हैं, उनको भी चाहिए कि जितना इस पर सिंपोजियम हो, जितना इस पर चर्चाएं हों, लोगों को जानकारी में आवे, तो उतना शायद ये जो अगली ट्रेंड है या जो भी नेगेटिव डेवलपमेंट है इन आवर गवर्नेंस सिस्टम, वो रुकेगा, गिल्टी लोग पनिश हो पाएंगे। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आज के अवसर पर यहाँ ऑनरेबल चीफ गेस्ट भी बैठे हैं, वो बहुत बातें कहेंगे। हम उनका और अधिक समय न लेकर के कुछ एक दो बातें ये कहें कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म की बहुत चर्चा होती है। लेट 80s में ये शुरू हुआ। जो इसके क्रिटिक्स हैं
कि संविधान में ये कहा था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके नकारात्मक पक्ष तो बहुत कम होंगे इस जुडिशियल एक्टिविज्म पे। इसका पॉजिटिव साइड इतना विशाल है कि अगर आप इसको कंपाइल करिए तो बहुत बड़े बड़े कई ग्रंथ बन जाएंगे। इतना भला किया है जुडिशियल एक्टिविज्म ने देश का कि तमाम मूलभूत चीज़ों को कितना दुरुस्त किया उन्होंने। यहाँ तक कि जब जुडिशरी रिएक्ट करी है किसी चीज़ पर स्ट्रांगली, तब जाकर के लेजिस्लेशन उस पर कानून में संशोधन किया। हाँ, साथ ही साथ कुछ चंद लोग समाज में हमेशा होते हैं जो इस सिस्टम का दुरुपयोग भी किए होंगे, लेकिन इस जुडिशियल एक्टिविज्म ने भी संविधान में एक नई दिशा थी, इसी संविधान में ये व्यवस्था दी और उससे देश और समाज का बड़ा भला हुआ। एक चीज और मैं ध्यान आकृष्ट करूं कि संविधान की इस यात्रा में, लोकतंत्र की इस यात्रा में 1994 की तरफ आपको मैं ध्यान आकृष्ट करूं। एक हुआ है सार बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक डिसीजन हुआ। आप 1994 के पहले जरा जाइए, देश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कितनी डजन्स स्टेट गवर्नमेंट्स आर नो गुड रीजन्स और पॉलिटिकल रीजन्स डिस्कस होती आई, चाहे जितनी मेजॉरिटी लेके आई हो कोई गवर्नमेंट, ये दैट स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट इन ट्यून विद द पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग एट द सेंटर, देन इट वाज गॉट डिसमिस्ड। ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। संविधान आर्टिकल 356 इस पर बहुत ज्यादा इलेबोरेट कुछ बताती नहीं थी। आर्टिकल 257 थे कि भाई इन्वोक करने से पहले 356 आप जो है वार्निंग वगैरह दीजिए, नोटिस वगैरह दीजिए स्टेट को। फिर क्या हुआ, जब एनफ इज एनफ बहुत हो गया तो यही इंडियन जुडिशरी रिएक्ट करी। क्यों करी? इट इज द कस्टोडियन एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग सबवर्टेड, एनी agency, any instrumentality, or even the state is interfering with the spirit of the Constitution, with the provisions of the Constitution. It is constitutional obligation to judiciary to set the things right, to quash, to set aside the dictum and decision of the state. ये किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक कंप्लीट गाइडलाइन दिया। मुंबई के केस में जो विद्यार्थी होंगे उन्होंने पढ़ा होगा 9 सदस्यीय संविधान पीठ का, और उसके बाद का आप देख लीजिए क्या हुआ। 2006 में एक बिहार का केस हुआ, तुरंत उन्होंने इतना स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि उस समय के होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, अनजस्टली इम्पोजिंग दी प्रेसिडेंशियल रूल। तो जो ताकत है हमारे संविधान में, जब ऐसी आवश्यकता आ पड़ती है, इतना लचीला संविधान है, इसमें जो मांगी है वो है। समय की किसी भी जरूरत को पूरा करने की क्षमता इस अद्भुत संविधान में है, जो 1994 में इसी संविधान ने सार मुंबई के जरिए वह व्यवस्था दे दी। ऐसी कोड एक प्रेस्क्राइब कर दिया है, गाइडलाइन, कि जिसको वायलेट करने की किसी भी शायद पॉलिटिकल फॉर्मेशन की या पार्टी इन पावर की शायद स्थिति नहीं। तो यह संविधान के मूल भावना के साथ ये जो व्यवस्था दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो समय के साथ कितनी सार्थक रही। 1992 में संविधान की यात्रा में एक और पड़ाव आया, 74th अमेंडमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, विलेज रिपब्लिक। वो विलेज रिपब्लिक साकार होते होते 1992 आ गई। हालांकि ठीक है कि उसमें तमाम एब्रेजन्स आ गए। आज ही मैंने जौनपुर का अखबार पढ़ा तो विलेज रिपब्लिक लाने में कई लोगों के सर फूटे हैं, कई लोगों को यातना प्रताड़ना भोगनी पड़ी है। ये निगेटिव बहुत छोटी चीजें, इसके लिए हम किसी बृहत्तर लक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकते। जो मूल लक्ष्य था उससे जैसे जैसे हमारी आदत में आएगा हम भारतवासियों के, ऐसे ऐसे हम हिंसा छोड़ेंगे। कास्ट, क्रीड, रेस, रीजन, रिलीजन, इससे परे जा करके जब मतदान करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करेंगे, तो शायद और सुखद पड़ाव देश में आएंगे। लेकिन इसी संविधान ने दिया, व्यवस्था ने दिया, हमारी पार्लियामेंट ने दिया कि महात्मा गांधी जी का यह सपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज रिपब्लिक के रूप में, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के रूप में साकार हुआ और संविधान में जोड़ा गया। तो संविधान हमारा यही है, लेकिन इलास्टिक है। जब आपको जैसी जरूरत हो आप उसमें चीज़ें इनकॉर्पोरेट करिए। आर्टिकल 368 इस बात की आपको परमिशन देती है। ये सब बहुत सारी बातें हैं
जो और भी वक्ता बोलेंगे, मैं आपका और अधिक समय ना लूँ। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अगर ट्रांसलेट करें तो जो लोकतंत्र की यात्रा है, हमारे देश में संविधान की यात्रा है, वो सफल है। थोड़े से एवरेजन के साथ अगर कहीं थोड़ी कमियां हैं, खामियां हैं, तो वो समय के साथ जैसी कोई भी व्यवस्था में दूर होती है, हमारी इस गवर्नेंस सिस्टम में भी दूर होगी। संविधान दिवस के अवसर पर कुलपति जी ने हमें आज यहाँ बुलाया, इस पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, हम उनके आभारी हैं। आपके विश्वविद्यालय में दूसरी बार मुझे आने का मौका मिला, कभी तो 2.5 साल पहले आए थे एनुअल कन्वोकेशन में, बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलकर। पुनः पुनः आपको इस दिवस की बहुत शुभकामनाएं बताइए। नमस्कार। मैं विशिष्ट अतिथि श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी से सादर अनुरोध करता हूं कि संविधान दिवस उद्बोधन देने की कृपा करें। संविधान दिवस समारोह 2015 के आज के संगोष्ठी में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी, कुलाधिपति के विधिक सलाहकार श्री उपाध्याय जी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी, मंचासीन विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, उपस्थित समस्त प्राचार्यगण, गुरुवर, उपस्थित समस्त छात्रों, समस्त मित्रों, करीब 8 साल के बाद मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आया हूँ। कई स्मृतियाँ मुझे रास्ते में याद आ रही थी यहाँ पर कार्य करने की। हालांकि आप लोगों से जुड़ाव मेरा अल्प समय का था, लगभग 5 महीने का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग की वर्किंग को मैं बहुत करीबी से देखने का और आप सबके कार्यों को देखने का मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। अभी भी कई लोगों से बीच बीच में वार्ता होती रही है कि किस प्रकार आपका विश्वविद्यालय पनप रहा है, फल फूल रहा है। और जब आपके यहाँ से कहा गया कि आपका संविधान दिवस समारोह है, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है कि आपके बीच आकर के आप लोग से फिर से मैं मुलाकात कर सकूं। आज का जो संगोष्ठी का टॉपिक है वो संविधान दिवस समारोह के भारतीय संविधान में लोकतंत्र और उसकी सफलता, यह विषय है। मेरे ख्याल में मेरे पूर्व वक्ता श्री उपाध्याय जी ने काफी इसकी बृहद व्याख्या आपके सामने की। मैं कुछ 3-4 चीजों आपके सामने रखना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि मेरी अपनी अनुभूति भी है और संभवतः आपको भी कहीं ना कहीं उससे छुए। मेरी शिक्षा मुंबई में हुई। मुंबई में एक जगह है गेटवे ऑफ इंडिया। आप में से हो सकता है कई लोगों ने देखा हो, कई लोगों ने जा करके स्वयं उसके साथ कुछ समय बिताया हो, उस मॉन्यूमेंट के साथ में। वहीं से हम लोग बचपन में नाव से केव्स को जाया करते थे, एलिफेंटा केव्स। जब तक बचपन बीता तब तक उस स्ट्रक्चर का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं समझ पाया कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है क्या। हम लोग को लगा ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर है गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में इससे पहले मैं रहा तो एक कोरोनेशन दरबार एक जगह है बुखाड़ी के पास, उधर जाने का मौका मिला तो यूं ही देखा कि है क्या, बड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है, वो ऐसी क्या जगह है। फिर इतिहास पढ़ा टटोला मैंने कि ये दोनों जगह क्या लिंकेज है इसके। तो ये पता चला 1911 में इंग्लैंड के राजा वहां पर आए थे। बंबई में उनका आगमन वही गेटवे ऑफ इंडिया में हुआ, किंग एम्परर। और कोरोनेशन दरबार में जितने राजा महाराजा थे पूरे भारतवर्ष के, उनको वही दिल्ली में उनको बुलाया गया था। हम लोग ये समझते हैं कि ये
केवल ब्रिटिश हुकूमत ही रहा जो हम लोग के सर पे था इतने साल, 150-200 साल। लेकिन हम लोग को ये भी कहीं आकलन करना है कि ये राष्ट्र जो है नवाबों का, राजाओं का, महाराजाओं का, इनका भी राष्ट्र रहा। इतना बड़ा भूभाग जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, बहुत अल्प समय में, हो सकता है कि कुछ समय अकबर के समय में, कुछ समय अशोका के समय, लेकिन पूर्णतः ये कभी एक रूप से गवर्नेंस के हिसाब से कभी एक नहीं रहा। इतनी पुरानी सभ्यता को, जहां पर इतनी विविधताएं हैं, अभी तो 3500 डायलेक्ट्स हैं करीब करीब। विश्व के जितने आप रिलीजन्स लेंगे वो सब आपके हिंदुस्तान में मौजूद हैं। छोटे से छोटे रिलीजन्स भी यहाँ मौजूद हैं। केरला में आप जाएंगे तो सेंट थॉमस चर्च है जो कि समकालीन थे यीशु क्राइस्ट के। अरब्स मौसम के साथ साथ आते थे, मौसम ट्रेड विंड्स है, मौसम के साथ साथ आते थे यहाँ ट्रेड करने के लिए। हम लोगों के सभ्यता, चाहे वो कौटिल्य के समय का अर्थशास्त्र का हो, चाहे मनुस्मृति का हो, और जो उस समय के ग्रीक्स थे, चाहे वो प्लेटो रहे हो, एरिस्टोटल रहे हो, सोक्रेटिस रहे हो, या बाद में मैग्ना कार्टा के माध्यम से सेपरेशन ऑफ पावर्स जो रहा हो बिटवीन द किंग एंड द चर्च, ये सारी जानकारियां मेरे ख्याल में एक डिस्टिल्ड इंफॉर्मेशन धीरे धीरे होकर के पूरे मानव सभ्यता में हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होता रहा। जब अंग्रेजों को पता चला कि ये उनको अभी जाने का समय आ गया है, तो एक उन्होंने 1935 के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयार किया। हालांकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन गवर्नेंस किस प्रकार से हो, क्योंकि 1857 में उनको एक भयंकर पीड़ा महसूस हुई जब लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। पूरे उत्तर भारत में, खासतौर से आपके मेरठ है, इलाहाबाद है, यहाँ पर कई लोगों को उन्होंने एक तरीके से, मैंने ऐसे भी गांव देखे जहां पर बरगद के पेड़ पर हजारों लोगों को उन्होंने फांसी पे लटका दी। उस प्रकार के शासन उन्होंने क्रूरता से भी की, लेकिन फिर भी दिल से हिंदुस्तान को वो कभी जीत नहीं पाए। तो एक उनको लगा कि अब परिपक्वता आने लगी है यहाँ के लोगों में, और हो सकता है कि इसका गवर्नेंस का एक इशू आ गया है, तो कैसे इसको किया जाए। तो जो ढांचा उन्होंने बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उसमें प्रथम बार काफी सारी चीजें डाली जिसके एलिमेंट्स आज भी आपके संविधान में हैं। इसी संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन को जो उन्होंने ड्राफ्ट कराया सर बेनिगल नरसिंह राव, इन्होंने मिलकर के विश्व के सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने देखा कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है, ओरल ट्रेडिशंस हैं, दुनिया भर के बेस्ट एलिमेंट्स को बेंचमार्क करके एक तरीके से उस पर हम लोग कहां पर खड़े उतरते हैं, उस प्रकार से एक डिस्टिल्ड इंफॉर्मेशन तैयार कराकर इस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, एक सीरियल आया करता है राज्यसभा टीवी पर, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने देखा हो, करीब 65 साल पुरानी ये बातें रही होंगी, लेकिन उसमें से कई डिबेट्स आज भी बहुत प्रासंगिक है। प्रत्येक क्लॉज क्यों रखा गया, उसके पीछे क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता नहीं थी, उसके ऊपर बहुत भारी डिबेट हुआ। उस समय के जो प्रबुद्ध वर्ग थे वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको अंगीकृत किया गया था, वो मेंबर्स रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और इस प्रकार से कराकर 26 नवंबर 1949 को एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा के अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को मात्र इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को गणतंत्र दिवस के रूप में हमने मनाया कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में प्रथम बार भारतीय झंडा रावी रिवर पर फहराया गया था। पूर्ण स्वराज का पहली बार कांग्रेस ने उद्घोषित किया था। आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की पार्श्वभूमि तो हमें नजर आती है, साथ साथ आज के युग की क्या चैलेंजेस हैं और आगे आने वाले समय की क्या चैलेंजेस हैं उसको हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र हमारा कहां पर खड़ा है? 130 करोड़ की आबादी में लोकतंत्र लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर से इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन में, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद लोगों ने इसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया।
बगल का ही मुल्क है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां पर वो भी हमारे साथ साथ आजाद हुए थे अंग्रेजों से। लेकिन उधर आप देखेंगे कि चेंज ऑफ पावर जो है, एक शासक से दूसरे शासक के रूप में कई बार आर्मीज का इस्तेमाल किया गया। अभी तक 65 साल हुए, 68 साल हुए, आर्मी का कोई हस्तक्षेप हमारे वर्किंग में, डेमोक्रेटिक वर्किंग में कहीं आया नहीं। हमारे लिए केवल 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये इन्हीं की प्रधानता है और इन्हीं का इन्हीं के बैलेंस से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज अपना अपना कार्य करते हैं। इधर हम लोग के क्या चैलेंजेस हैं आज के युग में? कुछ साल पहले, 2 साल ही हुए होंगे, अन्ना हजारे नाम के एक शख्सियत जो कि एक पूर्व सैनिक रहे, अपने गांव रालेगांव सिद्धि में गए और उन्होंने अपने गांव को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया और कर दिखाया वो जो बहुत लोग किताबों में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने गांव में उस तरीके से गांव का सर्वांगीण विकास किया। वो एक पटल पर आए और जंतर मंतर पे उन्होंने आह्वान दिया जन लोकपाल बिल का। मैं समझता हूं कि बहुत लोग उससे जुड़े, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि कई दिक्कतें आ रही हैं करप्शन को लेकर के, चीजें जो है आगे बढ़ नहीं पा रही है। जन लोकपाल एक मूवमेंट हुआ, एजुकेटेड वर्ग में खासतौर से सबूत संप्रांत व्यक्तियों में अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कानूनविद हो, सभी लोगों ने इसका व्यापक समर्थन किया कि करप्शन के अगेंस्ट हमको एक मूवमेंट करना चाहिए और इस पर जब तक रोक नहीं होगा तब तक हम एक विकसित सोसाइटी, डेवलप सोसाइटी के रूप में हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। जन लोकपाल के अभी भी जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस ही है एक तरीके से, अभी तक वो फाइनल उसका अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है कई राज्यों में। लेकिन जब तक ये ढांचा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होगा तब तक वास्तविक रूप से जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, जिसके वजह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे सामने आज दिख रहा है, 65% हमारी आबादी आज के तारीख में 21 साल से कम उम्र की है और इन्हीं के आधार पे हमारा आगे आने वाला जो भारत है वो रहेगा और इसी के पास यदि अच्छा रोल मॉडल नहीं रहेगा तो ये देश विकास नहीं कर पाएगा। ये जो आशंकाएं लोग जता रहे हैं, इसके गवर्नेंस इश्यूज को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल आज के तारीख में उभर करके आया है। लोकतंत्र कितना हमारा कारगर हुआ है, आपने आज अखबार में पढ़ा होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रधानों के चुनाव, ग्राम प्रधानों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव, ये सब पुनर्गठन करके चुनाव चल रहे हैं। ये भी बड़ा कीनली कंटेस्टेड है, इससे टफ कोई इलेक्शन नहीं है। यदि आपने देखा होगा कि 2-4 लोगों के सर फूट गए तो इसलिए फूट गए कि लोगों में पैशन है, उमंग है उस पोस्ट को पाने का, हासिल करने का। जब कंटेस्ट नहीं रहता है तो इस प्रकार की कोई चीजें नहीं मिलेंगी, आपको बड़ा स्मूथ चलेगा, किसी का कोई पैशन रेज नहीं होगा। लेकिन जो लोएस्ट रूट्स है डेमोक्रेसी के, हर आदमी प्रधान उस गांव का बनना चाहेगा, हर आदमी वहां से बीडीसी सदस्य बनना चाहेगा, ब्लॉक प्रमुख बनना चाहेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहेगा। ये इंस्टीट्यूशन सब धीरे धीरे जमीन पकड़ रही है, रूट्स पकड़ रहे हैं। उसी तरीके से आज एक और जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महिलाओं के सशक्तिकरण का। एक निर्भया करके एक वाकया हुआ होगा दिल्ली में, जिसमें कि महिलाएं और खासतौर से कई सारे पुरुष भी उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि किस प्रकार से महिलाओं को हमारे समाज में किस प्रकार से सुरक्षा दिया जाए और समानता दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन उसको हम कैसे वास्तविक रूप में उसको उपलब्ध कराएं ताकि हमारी महिलाएं भी आम समाज में अपने रोजगार को लेकर करके अपने, उनका भी राइट है पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने का, उस राइट को वो किस प्रकार से सेफली घूम सके। जैसे कहते हैं कि रात के 12 बजे यदि एक कोई महिला पूरे अपने सोने दागिने इत्यादि पहन करके किसी भी जगह में, शहर में, गांव में यदि घूम सके तो वो जगह वास्तविक रूप से सुरक्षित माना जाएगा। उस प्रकार की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना पे हम कहाँ पर अभी तक उतर पाए हैं या उतर सकेंगे, इसके एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं अपने आप में महसूस करता हूं वो है हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज। 130 करोड़ का हमारा देश हो गया है
लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है, चाहे वो विकास खंड हो, चाहे वो हमारे तहसील हो, चाहे वो हमारे पुलिस के थाने हो, उनमें अभी काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है और सर्विस डिलीवरी को किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिलीवर कर सके, उसके कराने की ज़रूरत है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन ये वर्किंग इश्यूज है और यदि हम इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक हमारी डिलीवरी सिस्टम्स स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। मैं मानता हूं कि आप में से कई बच्चे आगे आने वाले समय में कंपनीज में काम करेंगे। हो सकता है काफ़ी आपके लोग, आपके बच्चे यहाँ के विश्वविद्यालय के स्वयं में एंटरप्रेन्योर्स होंगे, लेकिन जो ये इश्यूज हैं, ये 3 महत्वपूर्ण जो इश्यूज है, करप्शन, विमेन एम्पावरमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज, इनको आप तीनों इश्यूज को संघर्ष के रूप में देखेंगे और इन चीज़ों को आप आगे चल करके इनका समाधान किस प्रकार हो, इसमें आप लोग भी अपना योगदान इस देश के लिए देंगे। मैं अंत में धन्यवाद देता हूँ कुलपति जी का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन के लिए याद किया और उम्मीद करता हूँ कि आपके लीडरशिप में, आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय और ऊंचाई छुए, आपके विश्वविद्यालय का और नाम हो, आपके बच्चे और तरक्की करें और एक एग्जाम्पल सेट करें बाकी विश्वविद्यालयों को। जय हिंद, जय भारत। मैं मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी से सादर अनुरोध करता हूं कि संविधान दिवस उद्बोधन देने की कृपा करें। बहुत इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत ज़्यादा सुन लिया बच्चों ने। आई थिंक नो मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा था, अब नहीं बोलूँगा। उपाध्याय जी ने और मंडल आयुक्त ने बहुत कुछ बताया है। विल टॉक ऑफ समथिंग डिफरेंट, कुछ और बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी में आए शिक्षा की, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गलती हमसे हुई है तो ये हुई है कि हमने शिक्षा को मूलभूत अधिकार नहीं बनाया जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। और सारी इवल्स जितने, चाहे करप्शन की बात कर ले, चाहे मारपीट की बात कर ले, चाहे स्त्री के साथ शोषण की बात कर ले, यू विल फाइंड दैट एजुकेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल। ये अशिक्षित हो जाना इस देश को ले डूबा। और शिक्षा के लिए बात करने से अच्छी जगह कोई यूनिवर्सिटी से अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज द फाउंटेन हेड ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री। तो शिक्षा की ही बात करेंगे और शिक्षा कैसी हो इसकी बात करेंगे। ये नहीं कि किताबों में क्या लिखा है और आर्टिकल 21 में क्या लिखा है और 21A में क्या लिख दिया गया। दीज आर ऑल सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू मी। वी टॉक ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज गुड एजुकेशन एंड व्हाट इज रियल एजुकेशन। मदन मोहन मालवीय साहब ने जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी तो उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी आपकी ब्रेन पावर पढ़ाती है केवल तो आधा कार्य करती है, और अगर दिल की पावर बढ़ाती है तभी पूरा कार्य कर सकती है। दिस हैज बीन द मोडस ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री। मदन मोहन मालवीय जैसा शिक्षाविद नहीं हुआ इस देश में। तो सोच ये है कि शिक्षा कैसी हो, वो इंसान बनाए कि पैसा जनरेशन की मशीन बनाए, इस पे चर्चा करेंगे। शिक्षा कैसी हो गई है उसका एक एग्जांपल से चालू करता हूं बताना आपको। एक बैंक में डकैती पड़ गई। दो दोस्त बगल बगल बैठ के काम करते थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है आर्टिकल, उससे बता रहा हूं। अभी बहुत दिन नहीं, एक हफ्ते भर की बात है। इट वॉज ऑन एजुकेशन, कैसी एजुकेशन। तो जब डकैती पड़ गई तो एक मित्र ने अपनी जेब से 200 रुपए निकाले और बगल वाले दोस्त की जेब में 200 रुपए रख दिए।
तो दूसरे दोस्त ने कहा यार डकैती पड़ गई है, सारा पैसा निकलवा ले रहे हैं, जितना जेब में है वो भी कह रहे हैं जमा कर दो, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी जेब में पैसा क्यों डाल रहे हो? तो दोस्त ने कहा कि यार याद आया 15 दिन पहले तुमसे 200 रुपए उधार लिए थे, सोचा आज दे देता हूं। तो शिक्षा ने हमको कनिंग बना दिया, वी बिकम कनिंग। हम शिक्षित नहीं रह गए, अपने आप को अगर समझते हैं कि हम शिक्षित हो गए हैं तो शायद गलत समझते हैं। शिक्षा ने हमको एक के सर के ऊपर पैर रख के आगे जाने की शिक्षा दे दी है, किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाना है, केवल यही सिखा दिया है। ये गुरुजन बैठे हैं, इन सब से कहना चाहूंगा कि शिक्षा को इंक्लूसिव होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होना पड़ेगा। आप जो शिक्षा पाते हैं उसे भी बांटना पड़ेगा, जो शिक्षा से पाया है उसको भी बांटना पड़ेगा, तभी इस देश का जो एक गरीब देश है शायद कुछ तरक्की हो सकेगी। और बांटना कैसा होगा उसको एक मदर टेरेसा की कहानी से बताता हूं आपको। दीज आर ऑल ट्रू स्टोरीज, मैं गलत बात नहीं, ये कलाम साहब की किताब में लिखी हुई कहानी बता रहा हूं मदर टेरेसा के बारे में। देयर वाज अ लेडी, वो लेडी आई मदर टेरेसा के बाद और कहा कि मां, मेरे घर में 8 बच्चे हैं, 8 दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ खाना दे दीजिए उनके लिए। मदर ने हांडी में चावल पकाया, हांडी चावल की पकी हुई लेडी को दे दी और कहा जाओ आज अपने बच्चों को कुछ खिला दो। और साथ साथ मदर भी चली उसके साथ। जब घर पहुंची तो मदर ने देखा उस लेडी ने अपने हर बच्चे को, अपने पति को थोड़ा थोड़ा चावल दे दिया और कहा कि सब लोग खा लो। कुछ चावल बच गया, वो लेडी लेके उस हंडिया को कहीं चली गई। मदर को ताजुब हुआ कि अभी जरा सा दिया है, इतने दिन से खाया नहीं, लेडी चली कहां गई? जब लेडी लौट के आई तो मदर ने पूछा तुम कहां चली गई थी, अभी तो पूरा तुमने खाना भी नहीं दिया। तो लेडी ने कहा कि बगल के पड़ोस के घर में 4 बच्चे हैं, 4 दिन से उन्होंने भी खाना नहीं खाया था, उनको खाना देने चली गई। अगर शिक्षा कंपैशन नहीं सिखा सके तो शिक्षा बेईमानी है, ऐसी शिक्षा मत लीजिएगा। एक और बीमारी पैदा करती है जो शिक्षा आजकल की है हमारी, वो है अहंकार भर देती है अपने आप में। अहंकार के बारे में भी एक कहानी बताता हूं छोटी सी, बच्चों को अच्छी लगेगी। लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के 12 बच्चों के साथ डिनर कर रहा था मैं किसी एक होटल में बैठ के। देयर वाज वन मिस्टर कपूर। कपूर साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम के बहुत बड़े फैन थे। जब उसका मैच होता था तो उसी के कपड़े पहन लेते थे और मैच देखने लगते थे। होटल में भी यही किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी ड्रेस, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने, लाल रंग की, और मैनचेस्टर यूनाइटेड लिखा पड़ा। बैठ के कपूर साहब खाना खा रहे थे, टीवी पे मैच चल रहा था। किसी ने वेटर से कहा यार चैनल बदल दो, क्या फुटबॉल मैच लगा रखा है, कुछ और लगा दो। वेटर ने चैनल को बदल दिया। मिस्टर कपूर जो लॉ के 5 ईयर के स्टूडेंट थे, कहा यू मिस्टर वेटर प्लीज पुट बैक दैट चैनल। तो बाकी जितने 12 बच्चे बैठे थे लॉ के, उन्होंने कहा मिस्टर कपूर ये प्लीज वाला प्लीज नहीं। मिस्टर कपूर ने रियलाइज कर लिया और वेटर को बुला के कहा वेटर आई एम वेरी सॉरी, प्लीज उस चैनल को दोबारा लगा दीजिए। तो जो शिक्षा अभिमानी बना दे वो शिक्षा भी अधूरी है। अभिमान मत आने दीजिएगा, सब कुछ नाश कर देता है। रावण का अभिमान नहीं रहा, वो इतना विद्वान था। तो हम आप क्या चीज? बस एक आखिरी व्यक्ति की बात करूंगा तो शायद मेरे हिसाब से इस आजाद भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं है और शायद होने की उम्मीद भी नहीं है, वो है डॉक्टर कलाम। उनकी बात बताऊं, जो उन्होंने लास्ट मेरा इंटरेक्शन हुआ, मेरे कॉलेज में आए थे कलाम साहब। फॉर्चुनेट हूं कि मेरे कॉलेज में जिससे मैं एसोसिएटेड हूं वो 3 बार मेरे कॉलेज आए थे कलाम साहब। जब लास्ट विजिट पे आए थे उन्होंने कुछ बात कही थी। उससे पहले क्योंकि वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, बस केवल सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जहां भी अब शिक्षा इंस्टीट्यूशन में चाहता हूं कि कुछ मत करिए। केवल कलाम साहब जब इस दुनिया को छोड़ के गए तो क्या धरती पे छोड़ के गए, इसकी एक लिस्ट अपने विद्यालय के गेट पे लगा दीजिए। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नोट कि केवल 6 सूट, जिसमें 2 सूट डीआरडीओ के थे, छोड़ के कलाम साहब इस धरती से गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ के। कलाम साहब जैसा व्यक्ति
जो टॉप का साइंटिस्ट रहा हो, जो देश का प्रेसिडेंट रहा हो, उसका समर्पण इस देश के लिए आप अंदाज लगा सकते हैं और उसकी नॉलेज का आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का अनुकरण करने का समय है इस देश को बचाने के लिए। तो कलाम साहब ने जो लास्ट टाइम विजिट किया हमारे कॉलेज में, तो यही चर्चा हुई कि बहुत करप्शन हो गया, बहुत खराबी हो गई इस देश में, एवरीवेयर देयर इज करप्शन। तो उन्होंने कहा कि शायद अब करप्शन को बचाने का एक तरीका बचा है, और कहा यह है कि ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी ब्रॉट इन होम, घर में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। और उसके लिए कहा कि क्योंकि बच्चे थे सब सामने, उनके कहा बच्चों तुमको आगे आना पड़ेगा, रोज रात को डिनर माँ बाप के साथ बच्चे खाएंगे और पिताजी से पूछेंगे अपने कि आज जो ये गाड़ी नहीं खरीदी है ये किसके पैसे से लाए हैं आप, ये आपकी तनख्वाह की है कि आपके तनख्वाह की नहीं है। जब तक ये ट्रांसपेरेंसी हमारे घरों में नहीं ट्रैवल करेगी, the transparency will never come in this society and never ever this country will become transparent. It is time to begin from home. और ये बातें कि करप्शन कहाँ है और कितना है, बस अपने गले में एक बार झांक के देख लीजिएगा कि आप उसका हिस्सा हैं कि नहीं हैं। अगर मन कहे आप हैं तो सुधर जाइएगा, तभी ये देश सुधरेगा। यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। नवंबर को संविधान दिवस की कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसको बालकों ने, विद्यार्थियों ने एक ऐसे कंपटीशन के माध्यम से प्रारंभ किया। आज बहुत प्रसन्नता की बात है, इस कार्यक्रम की कड़ी में एक दिवसीय संगोष्ठी भारतीय संविधान, लोकतंत्र और सफलता पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिससे माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। श्री नितिन रमेश पोकर्ण जी जो हमारे पूर्व कुलपति रहे, इसमें कमिश्नर हैं, वाराणसी मंडल के, आप विशेष अतिथि के रूप में आए हैं। मैंने श्री SS उपाध्याय जी जो मुख्य सलाहकार हैं माननीय कुलाधिपति महोदय के, राज्यपाल महोदय को, उनसे अक्सर चर्चा होती थी किस प्रकार से वो संविधान और विधि की व्याख्या करते हैं। आपने आज आकर के विश्वविद्यालय में बच्चों को और पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया। प्रोफेसर DD दुबे जी, प्रोफेसर BB तिवारी जी, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, अध्यापकगण, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, इस विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण, शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर UP सिंह, डॉक्टर लालजी त्रिपाठी, डॉक्टर सर्वानंद पांडे जी, प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव प्रताप सिंह जी, वार्डन उनकी टीम, प्रॉक्टर उनकी टीम, ऑफिसर्स, सभी डीन्स, पत्रकार बंधु और प्यारे विद्यार्थियों, इनफैक्ट इस जो आज की प्रस्तावना थी वो एक अनुभव से थी कि जिस प्रकार की सूचनाएं समाज में प्रसारित हो रही है, एक भय है कि कहीं हमारे विद्यार्थियों का अपने देश पर, समाज पर और संविधान पर विश्वास कम न हो जाए। देश ने एक लंबी यात्रा पूरी की है, तो जो सफलताएं हैं वो उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आएंगी। डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर 1990 के ऑनवर्ड्स आप देखें,
47 में हमने एक मिक्स इकॉनमी ली, जहाँ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ रहना पड़ेगा। हमने व्यवस्था को स्वीकार किया जहाँ ना कैपिटलिस्ट होंगे अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, ना कम्युनिस्ट होंगे यूएसएसआर की तरह या चाइना की तरह। हम एक मध्य मार्ग की व्यवस्था के अंतर्गत चलेंगे। संविधान की व्यवस्था हमने रखी, संरचना तैयार की। लेकिन आप 90 के दशक से आज तक की यात्रा देखें तो एशिया में ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है। चाइना इसलिए बरकरार है क्योंकि उनके यहाँ एक व्यवस्था कम्युनिस्ट है, डिक्टेटोरियल है, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो इस पूरे 25 वर्ष में भारतवर्ष है जो एकीकृत रह पाया, जिसने संविधान की संरचना को स्वीकार किया। इस एकीकृत भारत को 1990 से लेकर आज तक लगभग 44 नेशनल और रीजनल पार्टीज और आप कह सकते हैं स्थानीय राजनीतिक दलों ने किसी न किसी फॉर्म में या फॉर्मेट में नेशनल गवर्नमेंट में कोलिशन के पार्टनर के रूप में, चाहे विरोध के रूप में उसमें सम्मिलित हुए। और अगर आप कंसिस्टेंसी देखें, एक रूपता देखें, तो ज्यादातर 1992 से लेकर आज तक जो परिवर्तन देश में आया है उसमें उस प्रोसेस को उन्होंने, इकोनॉमिक प्रोसेस को, सोशल प्रोसेस को एक्सटेंड किया है। संविधान ने 3 पिलर्स दिए हैं जिसकी चर्चा श्री उपाध्याय जी ने की, लेकिन इन पिलर्स पर ही भरोसा था या उन्हें सशक्त करने की बात थी या उन्हें जागृत करने की बात थी कि चौथा पिलर उभरा, इनफॉर्मल पिलर, वो है प्रेस का, मीडिया का। इस मीडिया ने इन तीनों को जागरूक रखने की कोशिश की। इंटरनेट का युग है, इस मीडिया को भी फर्दर कंट्रोल करने के लिए 5वां क्षेत्रफल उभर कर आ रहा है, टेरिटरी उभर के आ रही है, और सोशल मीडिया की आ गई है। अभी मैं राज्यसभा टीवी पे एक चैनल देख रहा था जिसमें मीडिया की परफॉर्मेंस पे रिव्यूज करते हैं साप्ताहिक रूप से, तो ज्यादातर जो सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने यही चर्चा की कि अभी तक मैं स्वयं दबाव डालता था एग्जीक्यूटिव्स पर, लेजिस्लेचर्स पर कि ये काम करें। अब सोशल मीडिया हम पर दबाव डाल रहा है ग्लोबली कि मीडिया कितना सही है, कितना गलत है। वो हमें दबाव के द्वारा उद्यत कर रहा है कि हम राइट इश्यूज को ले चलें। जैसा अभी चर्चा हुई है, इस इंटरनेट के युग में एक सिविल सोसाइटी इमर्ज करती है। अगर आप देश की आजादी का इतिहास देखें तो आजादी सफल इसलिए हो पाई कि कुछ योद्धाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी। 1857 से शुरुआत होती है, गांधी जी आते हैं, उसके बाद पूरी सिविल सोसाइटी एकजुट होती है हर एक स्वरूप में जो इस आजादी की लड़ाई को आंदोलन में परिवर्तित कर सकती है। 47 के बाद ये सिविल सोसाइटी कहीं न कहीं विलुप्त हो गई थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से अगर आप देखिए तो जैसा अभी चर्चा हो चुकी है, निर्भया का इशू था, इट वॉज एन आउटरेज आउटकम ऑफ द सोशल मीडिया, या करप्शन के इश्यूज पे जो एजिटेशंस हुए, इट वॉज एन आउटकम ऑफ द सोशल मीडिया। तो ये संवैधानिक व्यवस्था देश की है जिसने एक नेचुरल प्रोसेस में इमरजेंस को अलाउ किया है कि सोशल मीडिया या नागरिक भी इकट्ठा होकर के अपनी बात कह करके ओवरनाइट पार्लियामेंट में सेटिंग्स करके किसी नए कानून को जन्म दे सकते हैं। तो भारतीय परिवेश बहुत संतुलित है। विद्यार्थियों, जब आप छोटे होते हैं तो माँ बाप आपका स्कूल अपने घर में चलाते हैं, आपका परिवार कैसा हो, आप कैसे हो, कैसे चरित्र का निर्माण करें, देशभक्ति क्या है, महात्मा गांधी क्या है, नेहरू क्या है, सुभाष चंद्र बोस क्या है, भगत सिंह क्या है। शनै शनै आप पढ़ते हुए विश्वविद्यालय की ओर आ जाते हैं, और ये जो विश्वविद्यालय है ये एक आपका अल्टीमेट
पॉइंट है जहां पर आपको अपनी शिक्षा को पूर्ण करना है, और पूर्ण करके आप गृहस्थ जीवन की ओर जाते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर बढ़ चले जाते हैं। तो एक विश्वविद्यालय के स्वरूप के रूप में ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम बच्चों में देश के प्रति विश्वास को पुनर्जागृत करें, और पुनर्जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों को उन बातों से, उन शक्तियों से अवगत कराएं जिनसे देश आगे बढ़ करके चला है। मैं देख रहा हूं कि संवैधानिक व्यवस्था बहुत बृहद है, इलास्टिक है, जिसकी चर्चा आप सबने की है कि प्रतिदिन इस देश की व्यवस्था को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। हिंगोरानी का केस सबसे प्रमुख है, जिसमें फूड टू राइट, फूड सिक्योरिटी को एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया। बिहार गवर्नमेंट का केस है। कल मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में एक स्टोरी पढ़ रहा था जहां चाय के बागान की मिनिमम वेज वेस्ट बंगाल में 112 रुपए से 115 रुपए है, और 15,000 वर्कर एक पर्टिकुलर कंपनी के इस बात से इरिटेशन कर रहे हैं कि 12 रुपए 15 रुपए प्रतिदिन की आय उनकी बढ़ा दी जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या हम 6 पे कमीशन के हकदार हैं किसी देश में जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कॉमन? तो विभिन्न जजमेंट्स हुए हैं, उन जजमेंट से चाहे पीआई के माध्यम से हुए या संशोधनों के माध्यम से हुए, देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस बढ़ी हैं। वो भोजन भी चाहते हैं, शेल्टर्स भी चाहते हैं, एजुकेशन भी चाहते हैं, हेल्थ भी चाहते हैं, प्रोडक्शन भी चाहते हैं, और फाइनली एम्प्लॉयमेंट भी चाहते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्या हो? ये शेल्टर मात्र टिन शेड हो रिफ्यूजी कैंप की तरह, ये हेल्थ ऐसा हो जहां ओपीडी में प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाए और दवा खरीदने का पैसा न हो। शिक्षा एक ऐसी शिक्षा हो जहां आधे दिन शिक्षकों को सिर्फ मात्र चुनाव में ड्यूटी देने में या सेंसस में समय खर्च करने की आवश्यकता हो, जहां अध्यापक उपलब्ध ही न हो। भोजन ऐसा हो सिर्फ कैलोरी को पूर्ण करे, लेकिन अच्छा स्वादिष्ट भोजन उन्हें उपलब्ध न हो। तो ये पूरा जो समाज है वो बड़ा स्क्यू होता चला जा रहा है। 2011 के सेंसस में लगभग 50% जनता लैंडलेस है, जो सिर्फ छोटी सी मजदूरी के लिए इधर से उधर की और उधर से इधर की ओर घूमती रहती है। तो इस एस्पिरेशंस को देखते हुए आज सबसे बड़ा, चाहे लेजिस्लेचर्स हो चाहे एग्जीक्यूटिव्स हो, संविधान ने पूरी बातें कह दी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी व्याख्या भी की कई जजमेंट्स के द्वारा। इसको प्रतिदिन रीडिफाइन करना होगा। इस 112 रुपए की मिनिमम वेजेस के बीच में 7 पे कमीशन के बीच के अंतराल को सिकोड़ना होगा। हेल्थ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूर्ण होनी चाहिए। मकान ऐसा हो जो रिहायशी हो, रहने लायक हो। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो देश अधिक सुदृढ़ होगा, क्योंकि हमारे विद्यार्थी चाहे जिस परिवार से उभर करके सामने आ रहे हैं, उनकी सोच अब इंटरनेट की सोच है, उनकी सोच विश्व के साथ, देश के साथ चलने वाली है। वो भी कुछ करना चाहते हैं। मैं आज के इस समारोह में आए हुए समस्त भागीदारों को, पार्टिसिपेंट्स को यही कहूँगा कि ये एक संविधान, भारत का संविधान बहुत सुदृढ़ है। हमें इस पर विश्वास बरकरार रखना है, बल्कि ज़्यादा मजबूत करना है। मैं इसके बाद आज के कार्यक्रम के अनुसार रजिस्ट्रार साहब कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। एक एक्टिविटी ले रहा हूँ। मैं माननीय कुलपति जी से संविधान की प्रस्तावना के पाठ हेतु सादर अनुरोध करता हूँ तथा उपस्थित समस्त जनों से निवेदन करता हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय कुलपति जी द्वारा संविधान की प्रस्तावना के वाचन का अनुसरण करें। ये लास्ट पेज पे है। मैं विद्यार्थियों को तो आदेश दे रहा हूँ और सभी अपने आगंतुकों से भी अनुरोध है कि एक नागरिक के रूप में इस प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे। मैं 2 लाइन बोलता जाऊंगा, प्लीज फॉलो।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। प्लीज टेक योर सीट। मैं माननीय कुलपति जी से सादर निवेदन करता हूं कि मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। भारतीय संविधान दिवस के तत्वावधान में आयोजित भारतीय संविधान लोकतंत्र एवं सफलता विषयक संगोष्ठी के मुख्य अतिथि महोदय माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, विशिष्ट अतिथि माननीय मंडलायुक्त श्री नितिन रमेश कुलकर्णी जी एवं माननीय श्री SS उपाध्याय विधिक सलाहकार, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ में माननीय कुलपति महोदय, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के समस्त प्रतिनिधिगण, विधिक सेवा के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जनपद जौनपुर के हमारे आमंत्रण पर पधारे सभी प्रबुद्धजन, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रबंधक, प्राचार्यगण, शिक्षकगण के प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष, शिक्षक, छात्र छात्राओं एवं मीडिया के मित्रों के प्रति हम आयोजन मंडल की तरफ से व विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमें विश्वास है कि आज के संगोष्ठी हम सबको भारतीय संविधान से देश की एकता एवं अखंडता के प्रति संकल्पित करने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।